इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूंगी, वीडियो को देखने के बाद अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक का बटन दबाना मत भूलो, प्लस सब्सक्राइब करना भी मत भूलो, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू डोंट डू इट। जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की सवीदी या फिर सवी मैम। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सवी ह्यूमैनिटीज प्लेटफॉर्म, जहाँ पे तुम लोगों को करेंटली साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ऑफ क्लास 12 के सभी कॉन्टेंट्स मिल रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो आज के इस वीडियो में आखिर हम लोग करने के वाले हैं, सो क्लास 12 के बुक नंबर 2 दैट इज सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट का बुक है, उसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग करने वाले हैं, दैट इज स्ट्रक्चरल चेंज। दिस इज फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो, जहाँ पे हम लोग इस पूरे के पूरे चैप्टर को इन डिटेल में लाइन बाय लाइन सब कुछ समझते हुए चलेंगे, कोई भी बॉक्स कोई भी चार्ट हम लोग मिस नहीं करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं ना जो हमारी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर देते हैं, हमारे सोचने का तरीका, हमारे समझने का तरीका, हमारा जिंदगी को देखने का तरीका बदल जाता है। ऐसे बहुत से सिचुएशंस होते हैं, ऐसे बहुत से इवेंट्स होते हैं, राइट, जिसका इफेक्ट पड़ता है हम पे। तो स्ट्रक्चरल चेंज की बात करें इन डिटेल, तो स्ट्रक्चरल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जो हमारे समाज को बदल के रख देता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं तुम्हें दूं ना, तो पहले के सोसाइटीज को देखो। पहले इंडिया जो था बहुत सेटिस्फाइड यहाँ पे लाइफस्टाइल होती थी, हमारी बेसिक नीड्स जो रोटी कपड़ा मकान है अगर हमें मिल जाता था तो हम लोग सेटिस्फाइड रहते थे। हमारे लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं था उस टाइम पे, हमारे लिए ट्रैवल करना इंपॉर्टेंट नहीं था, एक्सप्लोरेशन, कैपिटलिज्म, इन सब पे हमारा ध्यान नहीं था, हम लोग बहुत खुश थे अपने आप में ही, राइट। लेकिन अभी के इंडियन सोसाइटी की बात करें तो अभी हम लोग एजुकेशन को इतना अटेंशन पे करते हैं, अभी हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं, अभी हम लोग टेक पे ध्यान देते हैं, कैपिटलिज्म पे ध्यान देते हैं, डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं। सो इतना चेंजेस कैसे आया हमारे सोसाइटी में? ये कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से हुआ, ठीक है। तो इस चैप्टर में तुम लोग इन डिटेल समझोगे कि स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब क्या होता है। तुम लोगों ने ये टॉपिक स्ट्रक्चरल चेंज का ऑलरेडी पढ़ रखा है इन योर क्लास 11, अगर तुम्हें याद है तो। अगर नहीं भी याद है तो इस चैप्टर के थ्रू तुम स्ट्रक्चरल चेंज को बहुत अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रक्चरल चेंज। अब स्ट्रक्चरल चेंज की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, जैसे कि तुम लोग देख रहे हो, अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट यूजुअली इन्वॉल्व्स सम ग्रास्प ऑफ इट्स पास्ट, यानी कि प्रेजेंट को समझने के लिए पास्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसका क्या मतलब है, चलो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि इंडिया जहाँ पे पहले लोग बहुत सेटिस्फैक्टरी लाइफ जीते थे, राइट, लेकिन अभी के टाइम पे हमारी सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आ गए, राइट। अभी इंडिया जो है वो बहुत से प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, जैसे कि डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, फ्रीडम, राइट। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अभी प्रेजेंट इंडिया को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम देखें, हम समझें, हम जाने कि हमारे पास्ट में ऐसी क्या चीजें हुई हैं जो हम प्रेजेंट में ऐसे हो गए हैं। आई होप यू आर गेटिंग ऑल द पॉइंट। सो इस लाइन का यही मतलब है कि हमारे पास्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट, right? This is very beautiful line and this is trying to say you what you are going to read in the whole chapter. जैसे हम लोग जानते भी हैं कि इंडिया जो है इसकी बहुत रिच एंड लॉन्ग हिस्ट्री रही है, ठीक है। हम पे एंशिएंट टाइम, मेडिवल टाइम से हम लोगों ने देखा था कि हमारे इंडिया में डेवलपमेंट्स होते हैं, चेंजेस होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हाथ हमारा कॉलोनियलिज्म का है, हमारे इंडियन की सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स को चेंज करने का। मेनली इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि कैसे कॉलोनियलिज्म ने हमारे समाज के स्ट्रक्चर को बदल के रख दिया है, ठीक है। कॉलोनियलिज्म की वजह से हम लोगों ने बहुत सारे न्यू आइडियाज इंडिया में इवॉल्व होते हुए देखा है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें पहले के टाइम में जो ब्रिटिशर्स थे वो फॉलो किया करते थे द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। वो बोला करते थे कि भाई हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम लोग लिबरलिज्म के आइडिया को फॉलो करते हैं, हम फ्रीडम के आइडिया को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि उन्होंने इंडिया को कैसे ट्रीट किया, तो इंडिया को उन्होंने अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया। वो बोलते तो थे कि भाई हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, बट क्या हमें वो डेमोक्रेसी देते थे? क्या हमारे बेसिक राइट्स वो हमें देते थे, प्रैक्टिस करने देते थे? नॉट एट ऑल, राइट। सो दिस इज अ पैराडॉक्सिकल सिचुएशन विच वी हैव सीन इन कॉलोनियल टाइम पीरियड, राइट। अब हम बात करें कि हम इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम यही पढ़ने वाले हैं कि कैसे कॉलोनियलिज्म से हमारे समाज में चेंजेस आए, हमारे स्ट्रक्चरल चेंजेस आए, हमारे कल्चर में चेंजेस आए, राइट। हमारे पर्सपेक्टिव में, हमारे लाइफस्टाइल्स में कैसे कॉलोनियलिज्म का इफेक्ट पड़ा, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ऑल्सो हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हमारे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट्स इन्फ्लुएंस हुए थे कॉलोनियलिज्म की वजह से, ठीक है। हम लोग चेंजेस ड्यू टू कॉलोनियलिज्म से स्टार्ट करेंगे अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट को। यहाँ पे बताया हुआ है कि कैसे कॉलोनियलिज्म ने धीरे धीरे हमारे सिस्टम को बदला। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हम लोग इंडिया की बात करें, तो इंडिया जो है एक पार्लियामेंट्री एंड लीगल सिस्टम को फॉलो करता है। पुलिस है हमारी, एजुकेशनल सिस्टम है हमारी, ये सब किसने बनाया? ये हमारे ब्रिटिश मॉडल पे बना हुआ है, ठीक है।
ब्रिटिशर्स जब हमारे कंट्री में आए थे तो उन्हें हमारी कंट्री को अच्छे तरीके से रूल करना था, गवर्न करना था, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें उन्होंने बना दी, ठीक है? अपने प्रॉफिट के लिए बनाया, पर अभी भी हम लोग ये सारी चीज़ें फॉलो करते हुए जा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ बेसिक एग्जाम्पल की, लाइफस्टाइल के एग्जाम्पल की, तो ब्रेड ऑमलेट, कटलेट्स, ये सारे एग्जाम्पल्स, ये जो मेन्यू है जो हम लोग कैंटीन वगैरह में खाते हैं या रोड साइड पे खाते हैं, ये कहाँ से आए? ये सब ब्रिटिशर्स ने इन्वेंट किया है। पॉपुलर मैन्युफैक्चरर जैसे कि एक बिस्किट का कंपनी है, वो ब्रिटेन के नाम के आफ्टर बना हुआ है। नेक टाइज हम लोग हमेशा अपने स्कूल ड्रेसेस में पहनते हैं, राइट? सो दैट इज ऑल्सो समथिंग जो ब्रिटिशर्स ने बनवाया था। तो हम लोग देख सकते हैं कि करंट टाइम में हम बहुत से ऐसी चीजें फॉलो करते हैं जो ब्रिटिशर्स ने इन्वेंट किया था या ब्रिटिशर्स का लाया हुआ था, इंट्रोड्यूस किया हुआ था। अगर हम बात करें इंग्लिश एज अ लैंग्वेज की, तो भाई पहले के टाइम पे हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ा बोला करते थे। कहाँ से हम लोगों ने बोलना सीखा? जब ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में आए, उन्होंने हमें इंग्लिश सिखाया, ठीक है? इंग्लिश की भी बात करें तो इंडिया में इंग्लिश का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हद तक किया जाता है, पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी इंग्लिश को नहीं समझते हैं या नहीं जानते हैं। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। अगर बात करें इंग्लिश से, तो इंग्लिश से हमारे इंडिया में चेंजेस कैसे आए हैं? ग्लोबल लेवल पे इंडिया की रिकॉग्निशन होने लग गई है, हम अपनी बात दूसरे लोग कंट्रीज से कर पाते हैं, राइट? एंड कहीं ना कहीं इंडियंस को बहुत हेल्प मिल रहा है थ्रू दिस लैंग्वेज। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। एक डिसएडवांटेज अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ ना, तो ऐसे बहुत से जॉब्स हैं जिसमें इंग्लिश की जरूरत पड़ती है, एंड बहुत से लोग हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है, तो वो उन जॉब्स को नहीं करते हैं, राइट? दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। यहाँ पे दलित्स का एग्जाम्पल ये हुआ है। अगर दलित्स जो कि बहुत ज्यादा डिप्राइव्ड सेक्शन से आते हैं, अगर वो इंग्लिश जानते हैं, तो वो अपने प्रॉब्लम्स को, अपने पर्सपेक्टिव को इंग्लिश के थ्रू लिख सकते हैं, ताकि वर्ल्ड रिकॉग्नाइज कर सके उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके स्ट्रगल्स को, एंड उनके लिए काम कर सके। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स का इन्वेंट किया हुआ या ब्रिटिशर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया हुआ इंग्लिश लैंग्वेज हमारे लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए डिसएडवांटेज भी बन गया है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। अब यहाँ पे एक तो बॉक्स लिखा हुआ है वर्चुअली इंग्लिश। यहाँ पे बताया हुआ है कि पहले के टाइम पे क्या था ना, कि जॉब मिलना बहुत मुश्किल था, ठीक है? लेकिन अभी के टाइम पे देखा जा रहा है कि जॉब्स इतना मुश्किल नहीं है। अगर कोई इंसान को इंग्लिश आती है ना, तो वो उससे जॉब मिल जाती है घर बैठे बैठे। जैसे हाउसवाइफ आज के टाइम पे, या स्टूडेंट्स जिन्हें इंग्लिश आती है, वो घर बैठे बैठे इंग्लिश स्किल्स दे रहे होते हैं दूसरे कंट्री के लोगों को, थ्रू बीपीओ सेक्टर्स, राइट? एंड थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन। दैट इज ओनली हियर इट इज रिटन। हम लोग इन डिटेल यहाँ पे समझने वाले हैं कि कॉलोनियलिज्म क्या है, ठीक है? साथ में स्ट्रक्चरल चेंजेस के बारे में बात करें तो हम लोग मेनली फोकस करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन पे, यानी कि कैसे हमारे समाज में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, अर्बनाइजेशन आया, एंड इंडिया में उसका क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। इन डिटेल हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। स्टार्टिंग ऑन विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर्स, दैट इज हम लोग समझेंगे कि कॉलोनियलिज्म क्या है, ठीक है, इन डिटेल। अब कॉलोनियलिज्म की बात करें तो इसमें पढ़ने लायक क्या है, राइट? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इन दिस टॉपिक, ओके? कॉलोनियलिज्म की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई एक कंट्री है जो स्टैब्लिश करी है रूल अपॉन अनदर कंट्री। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने देखा था ब्रिटिशर्स ने एक कंट्री ने दूसरे कंट्री इंडिया को अपना कॉलोनी बनाया था, राइट? अब कॉलोनी बनाना मतलब क्या, कि अपने रूल को स्टैब्लिश किया था। हमारे इंडिया में आके वो रहने लगे थे, वहां पे हमारे इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम को रूल करने लगे थे, गवर्न करने लगे थे, पॉलिसीज ला रहे थे, राइट? सो ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर योर कॉलोनियलिज्म, ठीक है? अब अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में कॉलोनियलिज्म एक टोटली नया चीज नहीं था, बिकॉज इंडिया के पास में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे सब्जुगेशंस हुए थे, बहुत सारे लोगों ने, जैसे कि मुगल्स थे, पोर्तुगीज थे, अरब्स थे, और पता नहीं कितने सारे लोगों ने इंडिया पे सब्जुगेशन किया था, यानी कि इंडिया पे अटैक किया था या इंडिया पे रूल करने लगे थे वो, राइट? बट ब्रिटिशर्स का जो कॉलोनियलिज्म है वो टोटली डिफरेंट है, बिकॉज उसने हमारे इंडिया के स्ट्रक्चर में चेंजेस लाए, ठीक है? जो वीक कंट्रीज होती है उन पे स्ट्रॉन्ग कंट्रीज जो है वो रूल करती है। अब इंडिया की ही बात करें तो इंडिया उस टाइम पे बहुत ज्यादा अवेयर नहीं था अबाउट नेशनलिज्म एंड अबाउट सोवरेनिटी, तो इसलिए इंडिया पे ब्रिटिशर्स ने कॉलोनी बना ली थी। यहाँ पे हम लोग डिफरेंस समझने वाले हैं बिटवीन द प्री कैपिटलिस्ट एम्पायर बिल्डिंग एंड द कैपिटलिस्ट एम्पायर बिल्डिंग। प्री कैपिटलिस्ट एम्पायर बिल्डिंग इज ऑल अबाउट जो ब्रिटिशर्स से पहले जो भी लोग आए थे, जैसे मुगल्स हो गए या पोर्तुगीज हो गए, उन्होंने कैसे इंडिया पे सब्जुगेट किया था, एंड उनका सब्जुगेशन डिफरेंट कैसे है फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, दैट इज द कैपिटलिस्ट टाइम्स वाले लोगों से, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। सो प्री कैपिटलिस्ट टाइम में जो मुगल्स थे या पोर्तुगीज थे, वो आते थे, हम पे कंट्रोल करते थे, हम पे हमारे इकोनॉमिक बेस पे कंट्रोल करते थे, यानी कि हमारा जो सरप्लस था उसे ले लिया करते थे, हमसे टैक्सेस लिया करते थे मुगल्स, ठीक है? लेकिन अगर ब्रिटिशर्स की बात करें तो ब्रिटिशर्स का कॉलोनियलिज्म डिफरेंट कैसे था, उन्होंने सिर्फ हमारे से प्रॉफिट नहीं लिया, सिर्फ हमारे से टैक्सेस नहीं ली, पर साथ में हमारे सिस्टम्स में चेंजेस लाए। फॉर एग्जांपल उन्होंने हमारे लॉज को चेंज कर दिया, हमारे जो लैंड के लॉज थे उसे चेंज किया,
ठीक है। लैंड ओनरशिप के लॉज को भी डिसाइड करने लगे। वो बताते थे कि हम कौन सा क्रॉप्स उगाएंगे, कौन सा क्रॉप्स नहीं उगाएंगे। वही हमें बताए रहते थे। हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को कंट्रोल किया करते थे, हमारे प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, मतलब क्या कर रहे थे ना, वो हमारे पर्सनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर। फॉरेस्ट टैक्स लाए, ठीक है। हमारा जो फॉरेस्ट था ट्राइबल से छीन लिया, वहां पे फॉरेस्ट एक्ट्स लाने लगे, टी प्लांटेशन स्टार्ट कर दिया। ये सारी चीजें उन्होंने की। इन सारी चीजों को करने से क्या हुआ, हमारे जो समाज के स्ट्रक्चर थे, पुराने जो स्ट्रक्चर थे, पुराने जो रीति रिवाज चल रहे थे, वो सभी इन्होंने ब्रेक कर दिए। तो ब्रिटिशर्स ने सिर्फ अपने प्रॉफिट का सोचा, सिर्फ अपने एक्सपेंशन का सोचा। जैसे तुम लोग यहाँ पे देख भी रहे हो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर में इंक्लूड भी कर सकते हो। सो हम अगर कंक्लूड करें तो पहले जो हमारे प्री कैपिटलिस्ट एम्पायर बिल्डिंग्स थे, वो सिर्फ हमसे टैक्सेस लिया करते थे, हमसे सरप्लस लिया करते थे, हमारे इकोनॉमिक बेस को कंट्रोल करते थे। वाइल जो ब्रिटिशर्स थे वो सिर्फ इकोनॉमिक बेस पे ही कंट्रोल नहीं करते थे, वो हमारे सोसाइटल एस्पेक्ट्स पे भी इंटरफेयर करने लगे। वो हमारे सोसाइटी पे इंटरफेयर करने लगे, वो हमारे पॉलिटिक्स पे इंटरफेयर कर रहे थे, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम पे इंटरफेयर कर रहे थे, हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्री कैपिटलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट टाइम सब्जुगेशन या फिर एम्पायर बिल्डिंग। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कॉलोनियलिज्म ने कैसे मूवमेंट ऑफ पीपल को बढ़ावा दिया। ऐसे बहुत से एजुकेटेड पीपल थे, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या फिर प्रोफेशनल, जो कि डॉक्टर्स थे, लॉयर्स थे, वो क्या करने लगे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में मूव करने लगे इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड जॉब्स, ठीक है। दूसरे सेट ऑफ पीपल थे जिनको अफ्रीका या एशिया भेज दिया जाता था या फिर अमेरिका भेज दिया जाता था जबरदस्ती। क्यों? क्योंकि उनके लैंड पे उन्हें काम करवाना होता था, टी प्लांटेशन करवानी होती थी या फिर फार्मिंग करानी होती थी, ठीक है। लोगों की जरूरत पड़ती थी तो चीप लेबर्स को इंडिया से एक्सपोर्ट किया करते थे वो लोग, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कैसे शिप्स में इंडिया के लोगों को मॉरिशियस भेजा जा रहा था, ठीक है, फॉर डूइंग प्लांटेशन वर्क्स, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें कंक्लूड करके मैंने लिख भी दिया हुआ है, तो एक बार इफ यू विल गो थ्रू दिस यू विल अंडरस्टैंड द होल बॉक्स इन डिटेल। ऐसे बहुत से चेंजेस हैं जो उन्होंने जानबूझ के लाए, जैसे हमारे आर्किटेक्चर में, हमारे आर्ट में, हमारे कल्चर में उन्होंने जबरदस्ती चेंजेस लाए, हमारे लीगल स्फीयर में उन्होंने चेंजेस लाए। लेकिन ऐसे भी बहुत से चेंजेस उन्होंने लाए जो वो लाना नहीं चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एजुकेशन तो बनाया था ताकि हम पे वो रूल कर सके, हमसे वो अपना काम करवा सके, ठीक है। पर उनका जो एजुकेशन था उससे क्या हुआ, हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स पढ़े, समझे, जाने और हमारे कॉन्शियसनेस डेवलप हुआ एंड क्या मांगने लगे, इंडिपेंडेंस की डिमांड करने लगे, राइट। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। अब यहाँ पे बात करते हैं हम कैपिटलिज्म की, कि कैपिटलिज्म क्या है बेसिकली। तो कैपिटलिज्म क्या है, एक इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे हम देखते हैं कि प्रोडक्शंस जो है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, वो डायरेक्टली कंट्रोल होते हैं बाय द प्राइवेट प्लेयर्स, ठीक है। एंड प्राइवेट प्लेयर्स क्या करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए मार्केट को कंट्रोल करते हैं। Clear to everyone? So capitalism is all about an economic system जहाँ पे जो गुड्स है, सर्विसेज है, उसको कंट्रोल करने का काम प्राइवेट लोगों का होता है, प्राइवेट ओनर्स का होता है, ठीक है। अब कैपिटलिज्म से हम देखते हैं कि कितना ज्यादा फायदा होता है वेस्ट को, ठीक है। वेस्ट जो है वो एक्सप्लोर करने चालू करते हैं, जैसे उन लोग का कैपिटलिज्म हो जाता है, वो अच्छे से पूंजीवादी से हम कहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू वो बहुत ज्यादा अर्निंग कर लेते हैं, राइट। अब वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में एक्सप्लोर करते हैं अपने सामान को। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन है, उसने एक सामान बनाया, अब वो सामान को उसने पूरे ब्रिटेन में बेच दिया, ठीक है। अब वो क्या करेगा, अब वो दूसरे कंट्रीज में जाएगा एंड वहां पे जाके अपने सामान को बेचने की कोशिश करेगा। तो कैपिटलिज्म में वही होना चालू हो गया। कैपिटलिज्म में साइंस एंड टेक का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, इंडस्ट्रीज आई, एग्रीकल्चर को रिप्लेस कर दी, बहुत से मशीन्स आए एक्सेट्रा। वी हैव सीन ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल इन आवर क्लास 11, आई होप यू रिमेंबर। यहाँ पे हम लोग देखते हैं इंडिया में भी कैसे ब्रिटेन की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, अर्बनाइजेशन आया, कैपिटलिज्म आया, वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन डिटेल। नेक्स्ट बात करें हम आइडिया ऑफ नेशन स्टेट की। सो कैपिटलिज्म जो है वो हमारा डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम है, whereas नेशन स्टेट जो है वो हमारा डोमिनेंट पॉलिटिकल सिस्टम है। अगर हम पहले की बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड के पहले पासपोर्ट्स जरूरी नहीं थे फॉर इंटरनेशनल टूर, यानी कि अगर मुझे जर्मनी जाना है, मुझे यूएस जाना है, तो इट वाज नॉट नेसेसरी फॉर मी कि मुझे एक पासपोर्ट या वीजा की जरूरत हो, ठीक है। बट आज के टाइम पे ऐसा है। ऐसा क्यों है? कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ नेशन स्टेट। नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है? इट इज ऑल अबाउट, जहाँ पे हम जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रांस की बात करें अगर हम, तो फ्रांस में क्या हुआ है ना कि फ्रांस के सभी लोगों को लगता है कि वो एक है, ठीक है। वो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म रखते हैं, यानी कि वो देश के लिए बहुत ज्यादा डिवोटेड है, उनकी कॉमन कल्चर है, उनका कॉमन हिस्ट्री है। सो दे हैव अ वी फीलिंग एंड दैट इज वाई इस नेशनलिज्म की फीलिंग की वजह से, इस टुगेदरनेस वाली फीलिंग की वजह से दे डिमांडेड फॉर अ स्टेट दैट इज नोन एज योर नेशन स्टेट। व्हेन वी हैव अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, right, when we have a feeling of desh bhakti and we demand for that we want a particular state,
that is known as your nation state. Yeah, when we demand for a particular country, on that basis, that is known as your nation state. ठीक है, तो नेशन स्टेट का यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है कि एक गवर्नमेंट जो है वो सोवरेन होनी चाहिए, ठीक है, उसका डिफाइंड टेरिटोरियल एरिया होना चाहिए, जो लोग हैं वहाँ के सिटीजन्स हो, अनसिटीजन्स हो ऑफ अ सिंगल नेशन, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्राइटेरिया। अब नेशन स्टेट की बात करें तो वो एसोसिएटेड है विद द नेशनलिज्म, यानी कि जैसे मैंने बताया हम लोग के अंदर नेशनलिज्म है, तब हम डिमांड करते हैं फॉर अ सेपरेट स्टेट, फॉर अ सेपरेट कंट्री, सो दैट इज योर नेशन स्टेट। ओके, जब हम कॉलोनी बन गए थे ब्रिटेन की, तब हमारे अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आई, हमारे अंदर फीलिंग आई कि भाई ब्रिटिशर्स जो है वो फ्रीडम प्रैक्टिस करते हैं, इक्वालिटी प्रैक्टिस करते हैं, एंड हमें वो सारी बेनिफिट्स, वो हमें वो सारे राइट्स नहीं देते हैं। तो हमारे अंदर ये आया कि भाई हमें भी राइट्स चाहिए, हम भी सोवरेन होना चाहते हैं, हमें भी इक्वल राइट्स एंड रिस्पेक्ट चाहिए, राइट। सो यहाँ से हमारा जो फीलिंग है ऑफ नेशनलिज्म वो ग्रो होता है। हम लोग डिमांड करते हैं बर्थ राइट की, दैट वाज आवर स्वराज, मीन्स हम लोग स्टार्ट करते हैं टू डिमांड फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्रीडम फॉर आवर कंट्री, फॉर आवर इंडिपेंडेंस वी स्टार्ट टू डिमांड फ्रॉम द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सो नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग अबाउट अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में, क्या क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन है क्या। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें सो इट इज ऑल अबाउट इमर्जेंस ऑफ मशीन प्रोडक्शन, यानी कि इंडस्ट्रीज का ग्रो हो रहा है, ठीक है, इंडस्ट्रीज यहाँ पे ग्रो हो रही हैं। इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है, मशीन प्रोडक्शन का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि हमारे स्टीम, इलेक्ट्रिसिटी एंड डिफरेंट मशीन्स जो हैं उनका इन्वेंशन हमें देखने को मिलता है इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की फर्दर बात करें तो इसमें क्या होता है ना, इसका प्राइम फीचर क्या है कि सोसाइटीज, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज स्टैब्लिश होती हैं। इस टाइम पे क्या होता है ना, लार्ज मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है या पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरिया से माइग्रेट करती हुई जाती है अब एरियाज पे इन सर्च ऑफ जॉब्स एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज। तो उस टाइम पे हमें क्या देखने को मिला था कि ओवर 90% ऑफ द पॉपुलेशन जो है इन द वेस्ट वो टाउन्स में चली गई, वो सिटीज में चली गई इन द सर्च ऑफ जॉब्स या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट बात करें सो हम लोग कभी कभार एसोसिएट करते हैं कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया किसी जगह पे तो अब अर्बनाइजेशन होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि मशीन का प्रोडक्शन हो रहा है थ्रू द यूज ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी, राइट। सो हमें देखने को मिलता है कि अगर हमारी सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गई तो लोग जो है वो क्या करते हैं, विलेज एरिया से मूव करते हैं टाउन्स एंड सिटीज में, राइट। दैट इज योर अर्बनाइजेशन। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन को हम लोग क्या करते हैं, रिलेट कर देते हैं, बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। वाई इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू कि मतलब जरूरी नहीं है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो अर्बनाइजेशन होगा ही होगा। जैसे इंडिया के केस में ऐसा नहीं हुआ, इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो हम लोगों ने अर्बनाइजेशन नहीं दिखा, पर डायरेक्टली उसका उल्टा देखा। लोग जो है वो डिस्प्लेस हो गए फ्रॉम द अर्बन एरियाज टू द रूरल एरियाज। वो लोग टाउन्स एंड सिटीज में रहा करते थे, वो कहाँ चले गए, एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी वापस से करना शुरू कर दिए। तो यहाँ पे हमें इंडिया के केस में क्या देखने को मिलता है, इंडिया के केस में हम लोग उसे एक स्पेशल टर्म बोलते हैं, दैट इज योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें इंडिया के केस में देखने को मिलता है, जिसके बारे में हम लोग इन डिटेल आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे ब्रिटेन का बताया हुआ है एक केस, तुम लोग यहाँ पे रीड कर सकते हो, इसका मैंने कंक्लूजन लिख दिया है। इसमें यही बताया जा रहा है कि भाई कैसे पहले के टाइम पे लेस देन 20% ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो टाउन्स एंड सिटीज में रहा करती थी, बट आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें देखने को मिला कि 74% ऑफ द लोग जो है वो लंदन में शिफ्ट कर गए, टाउन्स एंड सिटीज में शिफ्ट कर गए बहुत तेजी से, ठीक है। पहले 1.1 मिलियन पीपल इन 1800s कैपिटल में रहा करती थी, लेकिन अर्ली 1900s में हम लोगों ने देखा कि कैसे पॉपुलेशन 7 मिलियन पे क्रॉस कर गई। तो कैसे लंदन जो है वो एक लार्जेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड बन गया, मैन्युफैक्चरिंग कॉमर्स बन गया, यही सारी चीजें तुम यहाँ पे लिख के बताई हुई हैं। कैसे लोग जो है वो जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो गया इन द ब्रिटेन, इन द अदर कंट्रीज ऑफ द यूरोप, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। अब बढ़ते हैं हम लोग इंडिया के केस में क्या हुआ, ठीक है। इंटरेस्ट तो आ ही गया होगा कि इंडिया के केस में कैसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। यहाँ पे सबसे पहला वर्ड ही तुम्हारे लिए लिखा हुआ है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया में। यानी कि हम पहले क्या किया करते थे, हमारी सिल्क की मैन्युफैक्चरिंग होती थी, हमारी टेक्सटाइल एंड कॉटन की एक्सपोर्ट्स हुआ करती थी पहले के टाइम पे, वो डिक्लाइन हो गई जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे कंट्री में इंट्रोड्यूस हुआ। ब्रिटिशर्स ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पे वो क्या करने लगे, वो रॉ मटेरियल्स हमसे खरीद के लेके जाते थे। इन डिटेल में बताऊं तो हमसे रॉ मटेरियल्स वो खरीद के लेके जाते थे, अपने कंट्री में वो लोग फिनिश प्रोडक्ट्स को बनाते थे, कपड़े वपड़े बना लेते थे, एंड हमारे कंट्री में ही आके उसे सस्ते दामों में बेच दिया करते थे। तो इससे क्या हुआ, हमसे कौन खरीदेगा, अब लोग तो सस्ता खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं, तो इसीलिए ब्रिटिशर्स के सस्ते प्रोडक्ट्स को वो लोग खरीदना शुरू कर दिए इंडिया में या अदर लोग,
एंड क्या हुआ, हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग जो सेंटर्स थे वो हमारे र्यून होने चालू हो गए, ठीक है। हमारा जो ओल्ड अर्बन सेंटर्स है जैसे मसूलीपट्टनम या फिर सूरत की बात करें तो वो क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, ठीक है, डिक्लाइन देखने को मिला। एंड अलग जो सिटीज है जैसे बॉम्बे हो गया या मद्रास हो गया वो ग्रो होने लग गया। कैसे ग्रो होने लग गया, दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस इन अ सेपरेट टॉपिक जस्ट आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे बताया कैसे जा रहा है कि एंड ऑफ 19th सेंचुरी में हम लोगों ने देखा कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन से कुछ टाउन्स डेवलप होना चालू हुए, पॉपुलेटेड होने चालू हुए। तो कुछ टाउन्स जैसे कि हमारे जो ओल्ड जहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे थे, जहाँ पे हमारी बहुत अच्छी खासी रहने, जहाँ पे हमारा अच्छा खासा अर्निंग हो रहा था, वो सारा ruin हो गया जैसे ब्रिटिशर्स ने अपना काम करना चालू किया, ठीक है। यहाँ पे पूरा का पूरा जो कोट है वो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है इन शॉर्ट। इफ यू विल रीड इट यू विल अंडरस्टैंड दैट। एंड फॉर रीडिंग दिस यू हैव टू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से पूरा का पूरा नोट्स तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताया कैसे जा रहा है कि लग्जरी गुड्स जो है, यहाँ पे वही इन शॉर्ट बताया जा रहा है कि कैसे हमारा जो ओल्ड पोर्ट्स था, ओल्ड सिटीज था, जो कि बहुत जाना माना जाता था, जैसे मुर्शिदाबाद जहाँ पे हमारी अच्छी खासी इंडिजिनियस कोड डिमांड थी। हमारा जो क्राफ्ट है कैसे हम लोग बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे उन रीजन्स में, हमारी अच्छी खासी डेवलपमेंट हो रही थी, पर कैसे ब्रिटिशर्स ने इफेक्ट कर दिया हमारी डेवलपमेंट को एंड हमारी सिटीज को रुइन कर दिया। नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें या यू को इम्पैक्ट की बात करें, प्रैक्टिकल इम्पैक्ट की, तो हमारा क्या हुआ ना, नंबर वन हम लोगों ने देखा कि भाई लोग जो है वो एग्रीकल्चर पे शिफ्ट हो गए। जब उन्होंने देखा कि भाई हमारा जो सिटीज है, हमारा जो काम है जिसके वजह से हम लोग प्रसिद्ध हो रहे थे, हमारे जो फिनिश्ड गुड्स हम लोग जो बेच रहे थे वही अब कोई खरीद नहीं रहा है, तो भाई अब वो क्या करेंगे, वो लोग एग्रीकल्चर पे चले गए, क्योंकि एग्रीकल्चर पे उस टाइम देखने को मिला था हाई प्राइसेस थे ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो इसलिए लोग जो है वो एग्रीकल्चर पे शिफ्ट हो गए, ठीक है। हमें दूसरा देखने को मिला एक्सटेंसिव इम्पोर्ट। अब जो लोग थे वो सस्ते दाम वाले जो यूरोपियन गुड्स आ रहे थे, प्रोडक्ट्स आ रहे थे, उसे खरीद रहे थे रादर देन मेड इन इंडियन प्रोडक्ट। सो इसीलिए हमें देखने को मिला इंडिया में बैकवर्डनेस आ गई उस टाइम पे। इंडिया जो है, इसीलिए अब हम लोग देखते हैं कि पॉवर्टी जो है उस टाइम से उन्होंने, जैसे ब्रिटिशर्स ने ये सारी चीजें स्टार्ट कर दी, हमारे कंट्री जो है वो धीरे धीरे पॉवर्टी में जाने लग गया। सो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। यहाँ पे सोशियोलॉजिकल राइटिंग्स जो है इंडिया हैव डिस्कस्ड ऑफन अबाउट बोथ द कॉन्ट्राडिक्टरी एंड अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज। जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि भाई यूरोप में कैसे हो रहा था कि जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो कैपिटलिज्म आया, जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इंडस्ट्रीज की वजह से अर्बनाइजेशन आया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ज्यादा इंप्रूव हुई, कंट्री कैसे और ज्यादा रिच हो गई। तो वही ऐसी भी बहुत सी कंट्रीज थी जहाँ पे जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, अर्बनाइजेशन तो नहीं आया, लेकिन जो कंट्री थी उसकी हालत और खराब हो गई, जैसे कि इंडिया के केस में हम लोग को देखने को मिलता है, एंड और भी बहुत से ऐसे कंट्रीज थे जिनकी हालत ऐसे ही हो गई थी, ठीक है। रोल ऑफ सिटीज की बात करें, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ऐसे बहुत सी सिटीज थी, जैसे कि उस टाइम पे मद्रास वाली रीजन या फिर बॉम्बे वाले रीजन हम लोग को देखने को मिलता है। तो उस टाइम पे क्या हुआ ना कि ये सिटीज जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप होने लगी। ऐसा क्यों था, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सिटीज की बात करें तो वो की रोल प्ले कर रही थी इन द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ एम्पायर्स। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिशर्स की बात करें तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे उस टाइम पे वो हमसे सस्ते में सामान खरीद के ले जा रहे थे। तो कहाँ से खरीद रहे थे, वो हमारे कैलकाटा से खरीद रहे थे जूट को, ठीक है, मद्रास से खरीद रहे थे वो कॉफी एंड शुगर एंड इंडिगो को। ये सारी चीजें कहाँ से एक्सपोर्ट हो रही थी, कैलकाटा से, मद्रास से, इन एरिया से वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे एंड वहां से इंपोर्ट भी कर रहे थे। ब्रिटिशर्स जो है वो अपने फाइनल या फिनिश्ड गुड्स को इंपोर्ट कर रहे थे एंड इसी स्टेट्स में क्या कर रहे थे, बेच रहे थे। तो अब ब्रिटिशर्स जो है वो इन्हीं एरियाज में रहा करते थे, ठीक है, कैलकाटा में रहते थे, बॉम्बे में रहते थे। तो अब यहाँ पे रह रहे हैं तो उसका भी एडमिनिस्ट्रेशन है, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन है, देन उसका पॉलिटिकल सिस्टम है, ये सभी चीजों को मैनेज करने का काम वो लोग करते थे, जिसकी वजह से ये जो एरियाज हैं जहाँ पे वो रहा करते थे, बॉम्बे हो गया, कैलकाटा हो गया, मद्रास रीजन हो गया, वो ग्रो होने लग गया, ठीक है, वहां पे ग्रोथ देखने को मिली, क्योंकि इन जगहों ने कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा प्रॉफिट पहुंचाया था, राइट। सो इन जगहों पे उन्होंने काम किया फॉर देयर ओन बेनिफिट्स एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव सीन कि कैसे वो सिटीज जो है वो डेवलप होना चालू हो गए थे ऑन द कॉन्ट्ररी, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, मॉडल ऑफ साउथ एशियन कॉलोनियल सिटी। यहाँ पे बताया गया कि कैसे जहाँ पे ब्रिटिशर्स, जिन स्टेट्स में, जिन एरियाज या रीजन्स में ब्रिटिशर्स रहा करते थे, वहाँ की लाइफस्टाइल अलग ही थी, वहाँ का आर्किटेक्चर, जैसे कि अगर कोलकाता की बात करें या कैलकाटा की बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे विक्टोरिया बनवा दिया उन्होंने, राइट। कैलकाटा का एस्टैब्लिशमेंट उन्होंने करा दिया, यहाँ पे तुम देख सकते हो।
देन म्यूजियम्स बनवाया, जहाँ पे वो लोग रहते थे वहाँ का लेआउट टोटली डिफरेंट था, टोटली डिफरेंट था फ्रॉम द एरियाज जहाँ पे वो नहीं रहते थे। उनका हालत जो है वो बहुत खराब था। यहाँ पे तुम्हें लिखा हुआ है, बताया जा रहा है इस पूरे के पूरे बॉक्स में, ठीक है, कि वहाँ पे वाटर सप्लाई भी नहीं थी, प्रॉपर कनेक्शंस भी नहीं था, जहाँ पे वो लोग नहीं थे। मतलब जैसे कि अगर मैं बात करूँ मसूलीपट्टनम जैसे एरियाज का हालत खराब होने लग गया था, राइट। सो बैकवर्डनेस आ गई थी। तो दोज पॉइंट्स आर ओनली रिटन ओवर हियर। यहाँ पे एक बॉक्स है जहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रिटिशर्स ने लैंड ओनरशिप की पॉलिसी लाई, देन उन्होंने एजुकेशन इन इंग्लिश लाया, ठीक है। तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि इंडियन पॉपुलेशन को इससे हेल्प होगा, बट इससे हमें हेल्प नहीं हुआ। जो लोग इंटेलेक्चुअल थे, जो लोग के पास पैसे थे, उन्होंने तो बेनिफिट ले लिया इन चीजों से, बट जो गरीब थे वो गरीब ही रह गए। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग विच वी सी। सो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग अबाउट द टी प्लांटेशन। टी प्लांटेशन में बताया गया कि कैसे जो ब्रिटिशर्स है वो हमारे फॉरेस्ट में घुस गए थे, एंड इन डिटेल बात करूँ तो हमारी जो टी इंडस्ट्री है ये बिगिन हुई इन 1851। मेनली इन असम रीजन्स में हमें देखने को मिलता है कि हमारा टी प्लांटेशन स्टार्ट हुआ, जहाँ पे लोगों को, जैसे फॉर एग्जांपल जो बिहार के लोग थे उनको जबरदस्ती भेजा जाता था असम में, झारखंड के रीजन से जो लोग थे जबरदस्ती उनको भेजा जाता था इन द प्लेन्स ऑफ असम टू वर्क देयर फॉर टी प्लांटेशंस एंड एक्सेट्रा, राइट। सो ये सारी चीजें हमें देखने को मिली। अब वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, और भी चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल जो लेबरर्स है जिनको जबरदस्ती काम कराया जाता था उनकी हालत बहुत खराब थी, राइट। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ऑफिशियल रिपोर्ट्स यहाँ पे बता रही हैं कि कैसे कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने अनफेयर मीन्स को इस्तेमाल किया था टू हायर दोज लेबरर्स एंड उनको फोर्सफुली काम कराया जाता था। यहाँ पे फर्दर लिखा हुआ है कि हार्श मेजर्स का इस्तेमाल किया जाता था लेबरर्स के खिलाफ, एंड प्लांटर्स को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देने की कोशिश करते थे ब्रिटिशर्स, ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो एज अ होल, ठीक है। यहाँ पे फर्दर बताया हुआ है एक बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारे प्रोविजन है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ नेटिव लेबरर्स एक्ट। यहाँ पे हम लोग देखने को मिलता है ऑफ 1863 ऑफ बंगाल। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है इसके थ्रू क्या करने की कोशिश की जा रही थी, ब्रिटिशर्स जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ लेबरर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, जबरदस्ती उन्हें ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, एंड इसको वैलिड बताने के लिए काफी सारे प्रोविजंस को पास किया था इन द पार्लियामेंट। दैट इज ओनली रिटन ओवर हियर, ठीक है। सो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि लेबरर्स का कंडीशन बहुत खराब था, बहुत हार्श कंडीशंस था, बहुत फोर्स किया जाता था, बहुत वेजेस प्रॉपर्ली दी नहीं जाती थी। ये सारी कंडीशंस थी हमारे लेबरर्स की जो यहाँ पे काम किया करते थे। और जो प्लांटर्स थे जो ऊपर से हुक्म दिया करते थे, उनकी लाइफ के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि कैसे एक पार्वतीपुर था जो कि इम्पोर्टेंट लोडिंग पॉइंट था ब्रिटिशर्स का। तो वहां पे हम लोग को देखने को मिलता है कि जो प्लांटर्स का लाइफ है वो कितना बढ़िया था, उनका बंगलों में वो रहते थे। तो यहाँ पे वही बताया हुआ है कि कैसे उनकी लग्जरी भरी जिंदगी चल रही थी प्लांटर्स की। उन्होंने वाटर या रिवर स्ट्रीम्स के थ्रू ब्रिटिश से या डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से वो अपने लिए लग्जरियस आइटम्स को मंगवाया करते थे, उनके पास बंगलोज था, वो अच्छी खासी जिंदगी जी रहे थे, वाइल जो हमारे जो लेबरर्स थे उन पे सारा अत्याचार किया जा रहा था। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे इंडियन नेशनलिस्ट जो है, जैसे ही ब्रिटिशर्स हमारा जो देश है छोड़ के चले गए, तब हमारे जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया इंडिया को। इंडिया की इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा ruin हो गई थी, एक्सप्लॉयटेशन हो गया था कॉलोनियल गवर्नमेंट के थ्रू। तो हम लोगों ने आस छोड़ दी थी कि भाई इंडिया की डेवलपमेंट हम कैसे करें, बहुत ज्यादा निराश हो गए थे हम लोग। पर फिर स्वदेशी मूवमेंट कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित हुआ था। स्वदेशी मूवमेंट के थ्रू हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपने ओन प्रोडक्ट्स को खरीदना शुरू किया। मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट स्वदेशी मूवमेंट से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हुआ है। सो स्वदेशी मूवमेंट से क्या हुआ, हम लोग अपने मेड इन इंडियन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने लगे। सो कहीं ना कहीं बताता है ये हमें कि मेड इन इंडिया या यू का स्वदेशी मूवमेंट जो है वो कहीं ना कहीं हमारे पॉवर्टी को हटाने में, प्रिवेंट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। सो दैट इज द रीजन वाई इंडियन जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने बोला कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी कहीं ना कहीं हमें हेल्प करेगी ग्रोथ लाने में एंड सोशल इक्वालिटी को स्टैब्लिश करने में। इसलिए डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग जो है हैवी इंडस्ट्रीज को डेवलप करेंगे, पब्लिक सेक्टर को एक्सपैंड करेंगे, एंड कॉर्पोरेटिव्स को कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हम लोग फोकस करेंगे। सो दैट कहीं ना कहीं हम लोग को लग रहा था, हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स को लग रहा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कैन बी द सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स at that time, right? Next है हमारा urbanization in independent India। अब urbanization क्या देखने को मिलता है, urbanization मतलब कि we are shifting from rural areas to urban areas, ठीक है। तो उस अभी के टाइम पे अगर हम बात करें 21st सेंचुरी की बात करें, तो हम लोग देखने को मिलता है कि ग्लोबलाइजेशन ने कितना ज्यादा चेंजेस हमारे सोसाइटीज में या हमारे स्टेट में लाया है, राइट।
हम लोग को देखने को मिलता है कि कैसे इंडिया जो है वो फास्ट पेस में अर्बनाइजेशन कर रहा है। लोग जो है वो कितने तेजी से, हमें देखने को मिल रहा है कि कितने तेजी से लोग जो है वो विलेजेस से अर्बन एरियाज पे शिफ्ट कर रहे हैं इन द सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन जॉब्स एंड एक्सेट्रा, राइट। स्मार्ट सिटी का एक प्रोग्राम आया है जिसके थ्रू अर्बनाइजेशन पे और ज्यादा फोकस किया जा रहा है, डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे भी फोकस किया जा रहा है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज की। इंडिपेंडेंस के 2 डिकेड्स बाद हमें देखने को मिलता है कि हमारे एक सोशियोलॉजिस्ट थे एमएसए राव, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इंडिया के विलेजेस की स्टडी की थी और उन्होंने बताया था कि कैसे अर्बनाइजेशन का इफेक्ट पड़ा है इंडियन विलेजेस पे। लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल। नंबर 1 हमें देखने को मिलता है कि भाई अर्बनाइजेशन से क्या होता है ना, लोग जो है वो क्या करते हैं, विलेजेस से सिटीज पे मूव करते हैं इन सर्च ऑफ जॉब्स एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज। लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जाके रहते हैं। कुछ लोग हैं अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो अक्रॉस स्टेट चले जाते हैं, मतलब वो डिफरेंट कंट्रीज में जॉब के लिए चले जाते हैं, ठीक है। वो कभी कभार अपने गाँव में आते हैं एंड जैसे ही वो अपने गांव से बाहर निकलते हैं तो अच्छी जॉब्स मिल जाती है, राइट। तो वहाँ पे वो सेटल हो जाते हैं। कभी कभार वो पैसे भेजते रहते हैं अपने फैमिली को यहाँ पे भी, कभी कभार वो गांव आ गए तो आ गए। ये सारी चीजें तुम्हें इन डिटेल लिख के बताई हुई है, ठीक है। जैसे ही उनका वो लोग स्टेबल हो जाते हैं, वहाँ पे अच्छे से अर्निंग हो रही होती है उनकी, तो वो क्या करते हैं, वो पैसे भेजते हैं ताकि हमारे विलेजेस का डेवलपमेंट होता रहे, ठीक है। फर्स्ट थिंग यहाँ पे ये देखने को मिलता है। सेकंड थिंग हमें देखने को मिलता है क्या, विलेजेस नियर इंडस्ट्रियल टाउन्स, यानी कि बहुत से ऐसे टाउन्स यू को गांव है, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज सेटअप कर दी जाती हैं। तो जैसे गांव में इंडस्ट्रीज सेटअप होती हैं तो गांव का डेवलपमेंट होना चालू हो जाता है, ठीक है। नए नए रिलेशनशिप्स होते हैं, नई नई नौकरियां आ जाती हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। तो यहाँ पे रिलेशनशिप्स चेंज होता है, गाँव में अपॉर्चुनिटीज का डेवलपमेंट होता है। तो दिस थिंग्स वी सी इन द सेकेंड फैक्टर। तीसरा एक और हमें चेंज देखने को मिलता है, दैट इज विलेजेस जो है वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक एरिया थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, इंडस्ट्रीज के स्टैब्लिश होने की वजह से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। तो उस एरिया के आसपास जो भी गांव थे वो कम्प्लीटली रुइन हो जाते हैं। इससे क्या होता है ना, हमारे जो गांव है वो फुल्ली एब्जॉर्ब हो जाता है, वो भी अच्छे खासा डेवलप हो जाता है, वहां से गाँव का नामो निशान मिट जाता है। लाइक दिस वी सी ओवर इन द थर्ड कैटेगरी ऑफ चेंज। सो हमें देखने को मिला एज अ होल, अगर मैं कंक्लूड करूँ तो हम लोगों ने देखा कि अर्बनाइजेशन से कैसे हमारे जो विलेज हैं वो 3 प्रकार से अफेक्टेड हुए, right? This we have seen over here. And next we will be discussing about population of selected metropolitan cities, यानी कि urban agglomeration. Let me explain you what is urban agglomeration, जहाँ पे ज्यादातर confusion होता है। urban agglomeration की बात करें तो ये एक particular place है। Let's suppose it is a place A, ठीक है। अब इस प्लेस ए में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब इसका डेवलपमेंट हो रहा है तो इसके आसपास एक पूरा एरिया है, उसका भी डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। सो एक एरिया है, उसका डेवलपमेंट होता है, साथ में उसके आसपास के भी एरिया का डेवलपमेंट होने लग जाता है। तो दैट इज योर अर्बन एग्लोमरेशन। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट बात करें हमारे चार्ट्स की, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम लोग चार्ट्स को समझते हुए चलो, बिकॉज एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो फर्स्ट जो हमारा चार्ट देखने को मिल रहा है, इसमें हमें बताया जा रहा है कि कैसे लोग जो है वो गांव से शिफ्ट कर रहे हैं टू द अर्बन एरियाज। ये हमें नंबर 1 चार्ट में देखने को मिल रहा है, ठीक है। सिटीज का भी डेवलपमेंट हो रहा है, अर्बन एरियाज का भी डेवलपमेंट हो रहा है, साथ में लोग जो है वो 1951 यानी कि हम लोग को रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है कि लोग जो है वो कैसे अर्बन रूरल एरिया से अर्बन एरियाज पे शिफ्ट कर रहे हैं। ये हमारा देखने को मिल रहा है दूसरा चार्ट, ठीक है। दूसरे चार्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि लोग जो है अभी के टाइम पे करंटली देखा जाए ना तो धीरे धीरे नंबर कम होता जा रहा है, यानी कि लोग जो है वो धीरे धीरे बहुत कम ऐसे लोग बचे हैं जो अब अर्बन एरियाज पे जा रहे हैं, रूरल एरियाज में अब वो रह रहे हैं। यानी कि अभी तो सिटीज ग्रो हो रही हैं, ठीक है, लेकिन रेट एट विच न्यू पीपल जो है वो एवरी ईयर जो जा रहे हैं वो स्लो हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें देखने को मिला कि अब धीरे बहुत कम ऐसे लोग बचे हैं जो अब गाँव से जा रहे हैं शहरों में इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज रूरल एरियाज में भी अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं एम्प्लॉयमेंट की, एंड रूरल एरियाज में भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, इसीलिए बहुत ऐसे कम पॉपुलेशन है जो अब मूव कर रहे हैं टू द अर्बन एरियाज फॉर द सर्च ऑफ जॉब्स, ठीक है। आई होप बोथ द चार्ट्स इज क्लियर टू एवरीवन। सो यही सारी चीजें तुम्हें इन डिटेल यहाँ पे लिख के बताई हुई हैं, ठीक है, बहुत दिमाग का खिचड़ी करने के लिए, बट आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पे कंक्लूजन में बताया हुआ है तुम्हें कि कैसे कॉलोनियलिज्म जो है इट इज नॉट जस्ट अ टॉपिक इन हिस्ट्री, बट इट इज समथिंग जो हमारी लाइफ को आज या हमारे लाइफस्टाइल्स को, हमारे कल्चर को आज तक अफेक्ट करता हुआ आया है। विद दिस लाइन वी आर कंप्लीटिंग द होल चैप्टर। आई होप कुछ डाउट नहीं रह गया होगा इस चैप्टर में, पूरे के पूरे चैप्टर में तुम्हें। एंड अगेन डाउट है तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एज वेल एज बहुत जल्दी तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर्स की भी वीडियो लेक्चर्स मिलना शुरू हो जाएंगी। सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, एज वेल एज डोंट फॉरगेट टू like the video if it was helpful for you, and don't
forget to subscribe if you are new to this channel. Okay, till then take care, मिलते हैं next videos में. Bye.